नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द न्यूज। देखो, इन चीजों को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा बेसिक समझना होगा कि एक्चुअल में ये नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते क्या है और क्यों इनकी जरूरत पड़ती है। देखो, हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस तरीके से पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है ना, तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो जंगल वाला एरिया है, चाहे फिर उसमें फौना की बात कर लो या फ्लोरा की बात कर लो, जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो उनके कंजर्वेशन, उनकी प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज को आइडेंटिफाई करके उनको आइसोलेट करना या उनकी प्रोटेक्शन करना, ये हमारी एक तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अदरवाइज उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन करेगी और वो फिर हमें कहीं ना कहीं खतरे में डाल सकती है। आप हमेशा ध्यान रखें कि ह्यूमन का सर्वाइवल तभी लॉन्ग टर्म तक पॉसिबल है जब तक अर्थ पे जो कोई भी फ्लोरा फोना है उसका बैलेंस प्रॉपर मेंटेन रहे। इसको हम दूसरे टर्म्स में बोलें तो एक इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज हमारी जो रिक्वायरमेंट है, चाहे फिर हम ब्रीदिंग लें तो उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की बात कर लो, चाहे फिर फूड की बात कर लो, या कुछ भी XYZ हमारी रिक्वायरमेंट जो कि नेचर से पूरी होती है, और मोर और लेस हम खुद एक नेचर का पार्ट है। तो ऐसे में नेचर की कंजर्वेशन के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना जरूरी है, और बायोडाइवर्सिटी का मतलब सीधी बात है फ्लोरा एंड फौना का कंजर्वेशन। तो ऐसे में गवर्नमेंट्स के द्वारा अलग अलग कंट्रीज में और हमारी सरकार के द्वारा भी कुछ ऐसे प्रोविजन कर रखे हैं जिसके चलते जहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी दिखाई देती है, अगर हम फ्लोरा एंड फौना की बात करें, तो वहां पर उनको ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ, इस तरीके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, तो इस तरीके से वो जब ज्योग्राफिकल एरिया आइडेंटिफाई हो जाता है ना, तो उसकी प्रोटेक्शन करना बड़ा आसान हो पाता है और एक मैनेजेबल अप्रोच हमारी डेवलप हो पाती है। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने दो टर्म्स है, एक तो नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इनको अगर जनरली अगर देखें ना, तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, इस एक्ट के तहत कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज को आइडेंटिफाई करके नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है, कुछ को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बट डिपेंड ये करता है कि जिसको भी नेशनल पार्क डेवलप डिक्लेयर कर दिया, तो उसमें देखो गवर्नमेंट की अप्रोच या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाता है। गवर्नमेंट उस एरिया को डेवलप करने के लिए फंडिंग भी देती है, तो वहां पर रूल रेगुलेशन भी अपने हिसाब से डेवलप करती है। नेशनल वर्ड आ गया, दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात यहां पर हम मेनली कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जब कहीं पर भी किसी भी फॉरेस्ट एरिया में, किसी भी वाइल्ड एरिया में अगर कोई भी फोना या फ्लोरा, मतलब जानवर या कोई भी पेड़ पौधा है, उसकी प्रोटेक्शन की अगर हाई लेवल फोकस की जरूरत है ना, तो उस टाइम पर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिल जाएंगी। तो यहां पर गवर्नमेंट का रोल इतना ज्यादा होता नहीं है। और एक छोटा सा डिफरेंस और मैं बता दूं कि नेशनल पार्क जो होता है ना, वहां पर तो क्या है कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया हुआ रहता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब ये वो एरियाज है जिनको आप एक पार्क के तौर पे भी डेवलप कर रहे हो, जहां पर आप एक तरीके से विजिट भी कर सकते हो, टूरिज्म के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। बट वहीं दूसरी तरफ देखा जाए ना, तो आपकी प्रोटेक्शन लेवल भी हाईएस्ट लेवल की दी जाएगी, प्रोटेक्शन की जो स्टैंडर्ड होगी वो भी हाईएस्ट लेवल की होगी। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो यहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड है। जैसे आपने कई बार देखा हो, तो कुछ ऐसे फॉरेस्ट एरियाज होते हैं जहां पर वहां की जो लोकल कम्युनिटीज होती है ना, उनको वहां पर रहना अलाउ करते हैं, उनको लकड़ी कट्टी करनी अलाउ कर देते हैं, तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इसका मतलब ये हो गया कि लोकल कम्युनिटीज और वहां पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे, उसके लिए आपने एक एरिया आइडेंटिफाई कर रखा है, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बट नेशनल पार्क में क्या होता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन अगर हो तो उसको कहीं ना कहीं सरकार रेगुलेट करती है। मान लो कोई एक ही ऐसी कोई ट्राइबल ग्रुप है जो कि टिपिकली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर नेचुरल एरिया से, तो देखो वहां पर उनको अलाउ कर दिया जाएगा। अदरवाइज नेशनल पार्क्स में इतनी जल्दी ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउ नहीं किया जाता। तो एक छोटा सा हमें जिस्ट लेना है, क्योंकि हमारा जो कंटेक्स्ट है इसमें हम डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की ही बात करेंगे, प्लस कुछ डिफरेंट फ्लोरास, मेनली फोनास भी यहां पर हम ध्यान देने वाले हैं, जिनकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ अभी रिसेंट टाइम में कदम उठाए हैं। और उसके साथ साथ में जो एसोसिएटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर प्रोटेक्टेड एरिया है, उसकी भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आता है बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहली चीज ये गुजरात में लोकेटेड है, और इसकी लोकेशन देखो, गुजरात का अगर आप मैप देखोगे ना, तो ये दो लोब निकली हुई है ना, दो आउटवर्ड आप कह सकते हो लैंड एरियाज निकले हुए हैं, इनको पेनिनसुला बोल दिया जाता है। ऊपर वाला तो है देखो कच्छ का कच्छ पेनिनसुला बोल दिया जाता है, मोटा मोटा, ठीक है। पेनिनसुला मतलब तीन तरफ से जो जमीन से पानी से घिरा हुआ और एक तरफ जमीन आ जाए, ठीक है। और नीचे वाला आ जाता है आपका सौराष्ट्र। अब मोटी मोटी बात करें ना, तो यहां पर जो बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये यहां पर लोकेटेड है, ध्यान से देखो। और ये किसके पास में,
पोरबंदर में भी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसी से लगभग 15 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर ये बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। अब सवाल ये है कि ये न्यूज में क्यों है। देखो होता क्या है कि जो एशियाटिक लायंस है ना, जो मोर और लेस कन्फाइंड है आपके गिरनार वाले एरिया में, इधर वाले इस वाले एरिया में कन्फाइंड है। तो यहां पर क्या है कि इन एशियाटिक लाइंस की प्रोटेक्शन के लिए आपको एक अप्रोच ऐसी लानी पड़ेगी जिसके चलते वो अलग अलग एरियाज में आप उनको लोकेट कर दो। कल को ना कोई बीमारी का आउटब्रेक भी हो ना, तो एक तरफ अगर मान लो एक जगह पे मतलब मान लो कि ये जो एशियाटिक लाइंस है ये खत्म भी हो गए, ठीक है, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस करके एक बीमारी आई भी थी जो इनके मुंह में लगता है वायरस बहुत ज्यादा बुरे तरीके से, मतलब एक प्रॉब्लम हो जाती है ना, जिसकी वजह से एक तरीके कहते हैं ना मास किलिंग तो हो जाती है। कई जो एशियाटिक लाइन से इनकी डेथ भी हुई थी उस टाइम पे। तो पॉइंट ये है कि इनको इस तरीके की बीमारी से बचाने का क्या तरीका हो सकता है अगर आपके पास में बीमारी का इलाज ही नहीं है। तो आप क्या करो, इनको अलग अलग एरियाज में डिवाइड करके और उनको रखो। इससे क्या होगा कि कल को ना कोई बीमारी भी आ जाए तो एक जगह की पॉपुलेशन एकदम कोलैप्स भी कर गई ना, तो रिवाइवल के लिए आपके पास में 2-3 ऑप्शंस बचे हों। तो कुल मिलाकर के इसी पॉइंट को ध्यान रखते हुए एशियाटिक लाइंस को रीलोकेट किया गया है बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में है। और लिया कहां से गया है, इनको लिया भी गया है वो भी वहीं गुजरात में। आप देखोगे वहीं पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वहां से अब आप नोटिस करोगे कहां कहां पर एशियाटिक लाइंस हैं वो आपको मिल जाते हैं। आप नोटिस करो यहां पर एक तो ये एरिया है गिर पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बड़ा वाला एरिया। इसी के पास में पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये जो रेड फिगर है ना, ये फिगर दे रहा है कि एक्चुअल में एशियाटिक लाइंस की कितनी पॉपुलेशन है इन एरियाज में। अब इस तरीके से अलग अलग एरिया में जब ये फैले रहेंगे ना, तो कल को ना कोई बीमारी भी फैले तो कम से कम एक जगह की पॉपुलेशन ही डिक्लाइन करे। तो ऐसे में आप देख सकते हो कहां कहां पर ये फैले हुए हैं, ध्यान से देख लेना। मिटियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी गुजरात में आ गई, ठीक है। इसके अलावा सावरकुंडला, ओके, ये भी गुजरात में है। लिलिया, सावरकुंडला लिलिया और उसके आसपास का एरिया अमरेली वाले एरिया में। इसके अलावा गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में है गुजरात में ही। ध्यान ये हमें रखना है कि जब कभी भी इस तरीके का आपके सामने मैप आए ना, तो उस मैप में स्टेट कौन सा है, किस डायरेक्शन में लोकेटेड है, कितनी वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, कितने वहां पर नेशनल पार्क्स हैं, ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्योंकि हो सकता है कि मैप तो आप किसी और कंटेक्स्ट में देख रहे हो, जहां जैसे कि अभी हम बात करें तो बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, बट पॉइंट इज कि यहां पर हमें बाकियों पर भी एक बार नजर जरूर डाल लेनी है। मैपिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जब आप एक रेलेवेंट अप्रोच लेकर के पढ़ाई करते हो। एक लोकेशन को देखो तो बाकियों को भी ध्यान से देख लो कि उनके आसपास की कौन कौन सी है, सही है। अब यहां पर देखो कि बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहां से गिर में सबसे ज्यादा आपको पॉपुलेशन मिलेगी एशियाटिक लाइंस की, लगभग देख लो 1150 के लगभग है। तो यहां से निकाल करके इनको रिलोकेट किया जाएगा इधर बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि पोरबंदर के आसपास में लोकेटेड है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, पॉइंट ये आ रहा है कि कैसे भी करके इनकी कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो एफर्टफुल है, ठीक है जी। बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, ये मैंने बता दिया पोरबंदर से लगभग 15 किलोमीटर डिस्टेंस है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहां पर, ओके, यहां पर कुछ लोकल कम्युनिटीज भी रहती है। मैंने बताया था ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन इज अलाउड बट इन रेगुलेटेड मैनर। क्या लकड़ी इकट्ठी करनी है या कुछ छोटे मोटे जब माइनर जैसे बीज इकट्ठे करने हैं, पत्तियां इकट्ठी करनी है, तो वो अलाउड है, जिससे कि वहां की इकोलॉजी को डैमेज ना पहुंचे। तो आप देखोगे मालधारी, ठीक है, बरवाड्स, रेबारी और गढ़विस, ये 4 इंपॉर्टेंट लोकल कम्युनिटीज हैं जो कि बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा यहां पर फ्लोरा दैट मींस प्लांट्स की बात करें तो गोराड, घाव, ठीक है, रायन, अमली, डुडलो, ये ऐसे यहां पर प्लांट और आप कह सकते हो फ्लोरा की प्रेजेंस भी देखी जा सकती है। इसके अलावा यहां पर जो वाइल्ड अंग्युलेट्स का मतलब क्या होता है, वो एनिमल्स जिनके 4 टांगे होती हैं और उनके खुर होते हैं, जैसे कि आप हिरण देख लो, ठीक है, सांबर देख लो, चीतल देख लो, चिंकारा देख लो, ये मोर और लेस वाइल्ड अंग्युलेट्स बोले जाते हैं इनको, जिनके 4 पांव हैं प्लस इनके क्या है, इनके खुर हैं, ठीक है, पैर के अंदर आप खुर जानते हो ना, नीचे में हूव जिसको बोलते हैं, उसकी प्रेजेंस। इसके अलावा ये जो कार्निवोरस है, कार्निवोरस का मतलब एशियाटिक लाइंस, इनके लिए ये प्रे का काम भी करेंगे, दैट मींस इनके सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल भी होने वाले हैं। अब थोड़ा सा एशियाटिक लाइंस की बात करें, देखो सीधी बात है, IUCN की रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, इसका मतलब इनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज्यादा रेगुलेशन है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी शेड्यूल फर्स्ट में है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी हुई है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है स्पीसी, क्योंकि तीनों कैटेगरीज में या तीनों
जो मेन स्टैंडर्ड्स है प्रोटेक्शन स्टेटस वाले, इनमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अटेंशन दिया हुआ है। एशियाटिक लाइंस की बात करें तो देखो इनको पर्शियन लाइंस भी बोल दिया जाता है, क्योंकि आज के टाइम पर एशियाटिक लाइंस की बात करें ना तो वो मोर और लेस ये गुजरात का जो सौराष्ट्र वाला एरिया ना यहीं पर कन्फाइंड है ना। बाकी और जगह जो थी वेस्ट एशिया में भी कोई जमाने में मिला करते थे, मिडिल ईस्ट में जिसको हम बोलते हैं आज के टाइम पे आप कह सकते हो ईरान इराक वाला एरिया, वहां पर भी कभी दिखते थे, बट वहां पर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब बचे भी हैं कुछ, तो हमारे यहाँ पर बचे हैं। इसके अलावा अफ्रीकन लायंस भी होते हैं, अफ्रीका में जो लायंस मिलते हैं उनके कंपैरिजन में देखा जाए ना तो एशियाटिक लायंस थोड़े से छोटे होते हैं साइज में। इसके अलावा इनका एक बड़ा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, दैट मींस इनकी अपीयरेंस की आप बात करो ना तो एशियाटिक लाइंस जो है ना वो अफ्रीकन लाइंस के कंपैरिजन में आप थोड़ा सा देखोगे तो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि स्किन जो है उसके ऊपर रिंकल्स आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे इनकी कमर के आसपास में। तो ये थोड़ा सा एक हमेशा ध्यान रखें कि अगर कहीं पर अफ्रीकन नाम आ गया और कहीं पर एशियन नाम आ गया तो थोड़ा उनका कंपैरिजन भी हमें कभी कभी देख लेना चाहिए, क्योंकि उन पे बेस्ड भी कई बार एक एनालिटिकल अप्रोच की जरूरत हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो और ये आप जरूर याद रखोगे कि एशियाटिक लाइंस हमें कहां कहां मिलते हैं। गुजरात वाले एरिया में मिटियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भावनगर डिस्ट्रिक्ट में भी लोकेटेड है, गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सारे गुजरात में, और बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां पर रिलोकेट किया जा रहा है इनको वो भी गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें इस चीज को अटेंशन देके चलनी है। चलो जी, नेक्स्ट आपके पास में है एर्नाकुलम नेशनल पार्क। एर्नाकुलम नेशनल पार्क एर्नाकुलम केरला में है। सबसे पहले हम लोकेशन की बात करेंगे। देखो एराविकुलम नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क कंफ्यूज नहीं हो, मोर और लेस सेम है। और ये कहां पर लोकेटेड है? यहां पर लोकेटेड है तमिलनाडु और केरला बॉर्डर पे। ठीक है, इसके ऊपर बाद में आता है मैप पे, पहले थोड़े हम डिटेल समझते हैं। ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि यहां पर केरला का फर्स्ट फर्नेरियम खोला गया है। फर्नेरियम का मतलब फर्न, छोटी घासें होती है एक तरीके की, ठीक है, जिनका ग्रोथ है ना, घास तो क्या है मतलब श्रब टाइप मानो एक तरीके से, जैसे इमेज ही दिखा देता हूं अगेन। यहां पर देखो फर्नेरियम का मतलब एक एनक्लोज्ड एरिया है, ठीक है, इस तरीके से। उसमें ये जो छोटी छोटी ये ग्रीन जो आपको दिख रही है ना ग्रास टाइप, ये फर्न्स है, फर्न बोलते हैं इनको। फर्न बेसिकली क्या होते हैं? छोटे प्लांट्स ही होते हैं जिनके पास में अपनी खुद का, कहते हैं ना, क्योंकि खुद की जड़ें भी होती है, रूट्स भी इनके पास में है इनकी खुद की। इसके अलावा इनके पास में तना भी होता है, स्टेम भी होता है इनका, इनके पास में पत्तियां भी होती हैं। पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इनके आप कह सकते हो कि फ्लावर नहीं होते, मतलब फूल नहीं उगते। तो ऐसे में इनका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना वो बीज से नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब कोई भी प्लांट जिसके पास में रूट्स भी हैं, स्टेम भी है, लीव्स भी हैं, बट उनका रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें फ्लावर का कोई रोल ही नहीं है और फ्लावर उन पे होता भी नहीं है, तो ऐसे में उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है स्पोर्स के थ्रू, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं इनकी बॉडी पे, ठीक है, पत्तियों में या टहनियों में या जड़ों में, उधर से फिर बाद में नया प्लांट निकलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक तरीके से प्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। और इस तरीके के प्लांट्स को टेरिडोफाइट बोल दिया जाता है। ध्यान रखें, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स का मतलब हो गए वो प्लांट्स जिनके पास में एक प्लांट की पूरे फीचर्स हैं बट फ्लावर्स नहीं है। फ्लावर नहीं है तो बीज भी प्रेजेंस नहीं होगी, और बीज नहीं है तो कहीं ना कहीं वहां पर फिर इनका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो नॉर्मली हम देखते हैं ना बीज से ही फिर पौधा बनता है, तो वो वाली चीज यहां पर देखने को नहीं मिलती है। और इस तरीके के प्लांट्स को टेरिडोफाइट्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो थोड़ा आपको इस तरीके से टेक्निकली भी समझना पड़ेगा, बॉटनिकली भी हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो बेसिकली यहां पर एराविकुलम या एर्नाकुलम जो नेशनल पार्क है ना, यहां पर बेसिकली ये जो फर्न से संबंधित एक एनक्लोज्ड एरिया जो है वो अभी कहते हैं ना लॉन्च किया गया है। जिस तरीके से एक्वेरियम होता है ना मछलियों वाला, उसी तरीके से फर्नेरियम लॉन्च किया गया है। ये केरला का फर्स्ट है और इसीलिए ये जो एराविकुलम नेशनल पार्क है केरला का, ये न्यूज में था। ठीक है जी, एराविकुलम नेशनल पार्क की बात करें तो जिस एरिया में लोकेटेड है ना, वहां पर एक हिल है जिसका नाम है कानन देवन हिल्स, जो कि वेस्टर्न घाट का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो एरिया आ रहा है ये वेस्टर्न घाट का ही है, और यहीं पर यहां पर कानन देवन हिल्स है वो लोकेटेड है, जहां पर ये एराविकुलम नेशनल पार्क लोकेटेड है, सिचुएटेड है। ठीक है, और ये केरला का डिस्ट्रिक्ट कौन सा? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। टोपोग्राफी की बात करें तो ये देखो प्लेट्यू रीजन है, दैट मींस हाईलैंड, ऊपर उठी हुई जमीन जो कि मोर और लेस फ्लैट है। इसके अलावा देखा जाए फ्लोरा में ग्रासलैंड्स मिल जाती है, श्रब्स का मतलब हो गया एक तरीके से वहां पर छोटी बड़ी झाड़ियां और इस तरीके की प्रेजेंस है, और शोला फॉरेस्ट मिलते हैं। शोला फॉरेस्ट जो है ना ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमें थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है। ये जो शोला फॉरेस्ट है ना,
ये मोर और लेस आपको कहां पर मिलेंगे? वेस्टर्न घाट में जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल का मतलब हो गया आप मोर और लेस ये देखो कि आपकी जो अप्रोच है वो इक्वेटर वर्ड, आप जैसे जैसे जाओगे ना वैसे वैसे इनकी प्रेजेंस बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे में आपको ज्यादातर शोला फॉरेस्ट कहां पर देखने को मिलता है? केरला वाले एरिया में, ठीक है। और अभी हम एराविकुलम नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, एक तो ट्रॉपिकल कंडीशन है, दैट मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर नॉर्थ में है, ठीक है। और आप देख सकते हो इक्वेटर इनके बीच की पोजीशन में आपकी, ये आप लोकेशन की सिचुएशन की बात कर रहे हो। साथ में ये कहां पर होता है? हाई माउंटेनस कोर्स में, मतलब पहाड़ियों पर उगने वाले ये पेड़ होते हैं जो कि अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल एक विजन व्यू भी अवेलेबल कराते हैं। सो द पॉइंट इज कि शोला फॉरेस्ट जो हो जाता है ना, वो कहीं ना कहीं यहां पर इनकी प्रेजेंस अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। ये बेसिकली ऊंचाई पर पहाड़ जो है, पहाड़ों पर मिलने वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, तो जो कि यहां पर कह सकते हैं ना कि यहाँ की यूनिकनेस को भी शो करता है। इसके अलावा आप देखोगे कि इस एरिया में नीला कुरुंजी फ्लावर्स, वो फ्लावर्स जो कि 12 साल में एक बार ब्लॉसम करते हैं, सबसे पहली चीज। और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, इन्हीं की वजह से जो नीलगिरी बायोस्फीयर है उसको नाम मिला हुआ है। तो कहने का मतलब इस एरिया में, ये जो एरिया है जिस एरिया में अभी एक्सटेंशन की हम बात कर रहे हैं, ये नीलगिरी बायोस्फीयर वाला एरिया यहां पर है, और इसी के साउथ में आपका लोकेटेड है एराविकुलम नेशनल पार्क। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर इसकी प्रेजेंस है, किसकी? नीला कुरुंजी प्लांट की, जो कि 12 साल में एक बार फूल दिखाता है, ये मानो आप। इसके अलावा यहां पर फौना की बात करें, एनिमल्स की, तो यहां पर एंडेंजर्ड कैटेगरी में आने वाले कुछ फौना आ जाए, जैसे सीवेट कैट्स, ठीक है, नीलगिरी टार, ये एक तरीके सीवेट कैट, कैट तो नाम पता पड़ गया आपको, बिल्ली टाइप हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हो नीलगिरी टार, नीलगिरी टार क्या है? ये एक तरीके की बकरी है, ठीक है, जो कि टिपिकली आपको नीलगिरी बायोस्फीयर के आसपास वाले एरिया में दिखेगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। होता क्या है कि आपके पास में यूपीएससी में इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशन बना करके एक बड़ा सा पैराग्राफ तैयार कर दिया जाएगा, और फिर आपको बोला जाएगा कि अब बताओ कि इन चार में से किसके बारे में ये बात बोली जा रही है। आई बात समझ में? फिर हम बात करते हैं फर्न्स की। देखो फर्न क्या होती है, जो ऑलरेडी हमने देख लिया, टेरिडोफाइट्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जहां कहीं भी फर्न्स अगर है ना, तो आप ये मान के चलो कि ये कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल, कहते हैं ना कि हेल्थ को शो करती है, कि हाँ जहां पर भी फर्न की प्रेजेंस है वहां पर आप मान के चलो कि इकोलॉजी थोड़ा सा मेंटेन्ड है, बैलेंस्ड है, अच्छी खासी कंडीशन में। साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी इनके द्वारा काम किया जाता है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि जब कभी भी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना है तो हमें नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाना होता है। आप देखते हो कि यूरिया इसीलिए डाली जाती है, तो फर्न्स जो है ना ये ऑटोमेटिकली ये काम कर देती हैं। तो जहां पर इकोलॉजिकल बैलेंस अच्छा है वहां पर फर्न्स की प्रेजेंस देखने में मिल सकती है, और फर्न जो है वो खुद कहीं ना कहीं वहां की फर्टिलिटी को राइज करने में हेल्प कर देती है उस पर्टिकुलर एरिया की सॉइल में। इसके अलावा मेडिसिनल पर्पजेस के लिए यूज होती है। इसके अलावा पॉल्यूटेड वाटर को भी कहीं ना कहीं ये फिल्टर करने में हेल्प करती है। तो ये चीज एक है। यहां पर जो फर्नेरियम खोला गया है, कहां पर? एराविकुलम नेशनल पार्क में। तो आप देखोगे कि यहां पर एक बोटेनिकल गार्डन के तौर पे इसको डेवलप किया जा रहा है, और यहां पर रिसर्च का काम जब होगा तो इसका बेनिफिट फिर लॉन्ग टर्म में हमें दूर दूर तक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस मैप में केरला में लोकेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और लोकेशन है, जैसे पेरियार नेशनल पार्क, अगेन यही तमिलनाडु और केरला बॉर्डर पे लोकेटेड है। एराविकुलम नेशनल पार्क हमने ऑलरेडी देख लिया। साइलेंट वैली पार्क है, ये केरला में यहां पर लोकेटेड है, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर वाले एरिया के अंडर ही। इसके अलावा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको देखने को मिल जाता है। केरला एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ आपका कर्नाटका, और तीसरी तरफ आपका ये तमिलनाडु, मोर और लेस इनके साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करने वाला एरिया हो गया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये मैप अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हसदेव अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल। हसदेव जंगल न्यूज में क्यों था, ये सबसे बड़ी बात है। होता क्या है कि हमारे यहां पर बिजली की प्रोडक्शन के लिए हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट्स है उन पे, तो कोयला चाहिए। अब कोयले की क्वालिटी की बात करें तो हमारे यहां पर दो तरीके के कोयले मिलते हैं। एक तो टर्शियरी एज का, टर्शियरी एज की बात करो तो वो ज्यादा पुराना नहीं है, वो नया ही कोयला है। लगभग आप देखोगे कि ज्यादा पुराना नहीं है, कहने का मतलब 20-25 मिलियन साल या 50 मिलियन साल पुराना ही है। जबकि गोंडवाना एज का जो है, गोंडवाना एज का मतलब वो टाइम जिस टाइम पर आप देखोगे कि गोंडवाना एज को कंसिडर किया जाता है लगभग 250 मिलियन साल पहले, तो उस समय का बना हुआ जो कोल है ना, वो कोल बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि टर्शियरी के कंपैरिजन में अच्छा है। और वो मोर और लेस हमारे यहां पर दामोदर वैली देख लो, दामोदर वैली का मतलब हो गया झारखंड वेस्ट बंगाल वाला एरिया,
ठीक है। महानदी एरिया देख लो, जिसमें छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा आ गया, ये एरिया आ जाता है। इसके अलावा गोदावरी कृष्णा की बात कर लो तो इसमें आपका थोड़ा सा महाराष्ट्र आ गया, एक तरीके से थोड़ा कर्नाटका का पोर्शन भी आप कंसिडर कर सकते हो। मोर और लेस इसमें महाराष्ट्र आ गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला एरिया आ गया। तो ये जो एरिया है ना, यहां पर आपके पास में गोंडवाना कोल के डिपॉजिट्स हैं। अब होता क्या है कि हमारे यहां पर कोल की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए कोल की कुछ माइंस का अलोकेशन होने की बात होती है, और वो माइंस जो है वो मोर और लेस किस एरिया में लोकेटेड है? पारसा वाले एरिया में। देखो, पारसा ईस्ट कांटा बासन ये कोल माइन है, आप देख सकते हो यहां पर छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। और यहां पर ये जो हसदेव अरण्य है, दैट मींस इस एरिया पर जो लोकेटेड जंगल है उसको हसदेव जंगल बोला जाता है। अब यहां पर रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि बोला आप लोग क्या करते हो कि डेवलपमेंट के नाम पर हमारे जंगल काट देते हो और फिर उसके बाद में हमें ही नुकसान उठाना पड़ता है, हमारे आसपास के जंगल को काट देते हो, फिर वहां पर माइनिंग करते हो और उन माइंस को फिर बाद में प्रॉपर मैनेज भी नहीं करते हो, बस कोयला खत्म, भाग जाते हो फिर यहां से। तो इस चक्कर से वहां पर रहने वाली जो गोंड ट्राइब है वो और उनके साथ में दूसरे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जंगल में रहने वाली कम्युनिटीज है, उन्होंने प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया। अब देखो हसदेव जो नाम है ये कैसे पड़ा वो देखते हैं। देखो यहां पर महानदी रिवर जो है वो फ्लो होती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सदर्न या फिर सेंट्रल छत्तीसगढ़ वाले एरिया में एक एरिया है जिसको दांतेवाड़ा बोल दिया जाता है, जहां पर ये आपको पता है ना नक्सलिज्म वाला जो इशू है बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहता है। तो उसी एरिया में आप देखोगे कि महानदी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, जो कि छत्तीसगढ़ में फिर छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से बे ऑफ बंगाल में जाकर के और गिर जाती है। तो आप देखोगे कि जो हसदेव रिवर है ना, ये महादेवी रिवर की, महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इस नेटवर्क को थोड़ा आप समझो यहाँ पे कि महानदी रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है? छत्तीसगढ़ से। फिर इसके लेफ्ट बैंक से आकर के कुछ छोटी बड़ी रिवर्स और ऐड होती हैं, जिनके नाम हमें ध्यान रखने नहीं है कि महानदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। एक का नाम है शिवनाथ, एक का नाम है हसदेव, एक का नाम है मांड, एक का नाम है इब। तो ये चार तो होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और राइट बैंक मतलब दाएं हाथ की तरफ से आके मिलने वाली रिवर्स कौन सी है? जोंक रिवर है, ओंग रिवर है, तेल रिवर है। इस तरीके से टोटल 7 इसकी ट्रिब्यूटरीज है मेजर। अब आप देखोगे कि ये जो हसदेव रिवर है ना, ये रिवर जिस एरिया से ओरिजिनेट हो रही है, जिस एरिया से फ्लो करके आ रही है, उसी एरिया में ये आप कोल माइंस की अलोकेशन की बात उठती हुई देखते हो, जहां पर ट्राइबल्स के द्वारा ऑब्जेक्शन रजिस्टर कराया गया। अब आप देखोगे कि ये एरिया बहुत सेंट्रल इंडिया का है और जंगल घने से हैं यहाँ पे, और इस एरिया में एलिफेंट्स भी बहुत हैं, एलिफेंट्स का आना जाना चलता रहता है। तो इसका मतलब एलिफेंट्स का कॉरिडोर भी है। फ्लोरा की बात करो, साल और टीक के पेड़ यहां पर मिलते हैं। और इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करो तो यहां पर बोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, अचानक मार टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व, इनकी लोकेशन भी यहां पर आप देख सकते हो। मोटी मोटी बात करें यहां पर आ जाइए आप, अचानक मार ये रहा, ठीक है, कान्हा आपका मध्य प्रदेश वाले एरिया में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले बॉर्डर वाले एरिया में। और इसके अलावा ये आपका आ गया बोरमदेव, ये देखो यहाँ पे बोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कुल मिलाकर के ये एरिया जो है जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूं, इस एरिया में ये इशू अभी हाईलाइट हुआ हसदेव रिवर के आसपास वाले एरिया में, और इस वजह से ही ये न्यूज में भी है। अब बोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर डिटेल में जाने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि एक तो आप मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज को आप नोटिस कर लो, ठीक है ना, ध्यान से देख सकते हो। पन्ना है, नोरादेही है, नोरादेही के बारे में हम आगे भी बात करने वाले हैं अच्छे से। इसके अलावा रतपानी भी है, सतपुड़ा भी है, बांधवगढ़ भी है, संजय घासीदास, ये भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पे लोकेटेड है। पेंच जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पे लोकेटेड है। ध्यान से देख लेना भाई इनको। ये तो हो गए आपके प्रोटेक्टेड एरियाज इन मध्य प्रदेश। पर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? गुरु घासीदास वाला तो हो गया, ये ऊपर वाला संजय घासीदास जिसको बोला जा रहा है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अचानक मार। अचानक मार तो चला जाता है किस तरफ? छत्तीसगढ़ में। और अमरकंटक किस तरफ चला जाता है? मध्य प्रदेश वाले एरिया में। ध्यान रखना, इसको कंफ्यूज नहीं होना। ये वो एरिया जहां से ये आपकी जो नर्मदा रिवर है ना, इसका ओरिजिन भी कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा बोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बॉर्डर पे लोकेटेड है, कान्हा के पास में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक बरनावपारा, ठीक है, बरनावपारा, इसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले, ये भी न्यूज में है। इसके अलावा गोमेरदा, गोमेरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सीतांडी है और उदांटी है, सीतांडी और उदांटी। ये ध्यान रख लेना भाई, इनके नाम भी बड़े थोड़े से इंटरेस्टिंग से हैं, इन पे भी पूछा जा सकता है। सो द पॉइंट इज कि हमारे लिए ये देखना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ या प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टेड एरियाज लोकेटेड है। अब यहां पर
जो हमारा बोराम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में समझते हैं। बेसिकली नाम कहां से आता है, यहां पर बोराम देव टेम्पल लोकेटेड है, उसी के नाम पर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम आ गया। और यहां पर एक छोटी सी रिवर फ्लो होती है चिल्पी, और उस चिल्पी वैली के आसपास में ही ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में, जो कि मोर और लेस किसके आसपास में आ गया, कान्हा नेशनल पार्क के पास में लोकेटेड है। कान्हा नेशनल पार्क जो कि मेजरली मध्य प्रदेश में, बाकी बॉर्डर शेयर हो रही है छत्तीसगढ़ के साथ में भी। आ जाइए, रिवर सकड़ी भी इधर से फ्लो होती है। सकड़ी कौन सी रिवर है, सकड़ी जो है वो शिवनाथ रिवर की ट्रिब्यूटरी है। जैसे मैंने बताया आपको शिवनाथ ये रिवर, ठीक है, जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है महानदी की, उसी की एक ट्रिब्यूटरी है सकड़ी रिवर। अल्टीमेटली महानदी में उसका पानी जाता है, ठीक है जी। इसका मतलब सकड़ी से शिवनाथ, शिवनाथ से महानदी। और यहाँ पर फ्लोरा और फोना जो मिलता है उसमें साल, साजा, तिनसा, और फोना में चीतल, वाइल्ड बफेलो। वाइल्ड बफेलो की तो पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में बहुत डिक्लाइन हुई है, उसके चलते हैं फिर असम से लाकर के यहाँ पर लोकेट भी की गई है, जो कि हम आने वाले आर्टिकल्स में डिस्कस भी करने वाले हैं। तो थोड़ा इसके बारे में अच्छे से ध्यान रख लेना। देखो, मैपिंग हमेशा बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है अगर आप एनवायरमेंट और इकोलॉजी, और वो भी नेशनल लेवल की स्टडी करो तो, ठीक है। आ जाओ जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बरनावपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बरनावपारा कहां पर है, यहां देख सकते हो मोर और लेस छत्तीसगढ़ के ईस्टर्न पोर्शन में लोकेटेड है बरनावपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये न्यूज में क्यों है, देखो होता क्या है कि छत्तीसगढ़ का जो स्टेट एनिमल है ना वाइल्ड बफेलो, उसकी पॉपुलेशन बहुत हद तक डिक्लाइन कर गई। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ सब एडल्ट वाइल्ड बफेलोज, मतलब वो बफेलोज, वाइल्ड बफेलोज जिनकी उम्र इतनी ही नहीं है कि हाँ वो रिप्रोडक्शन में लग जाए, इसका मतलब छोटे जो बफेलोज हैं उनको असम से लाकर के छत्तीसगढ़ की इस बरनावपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाकर के लोकेट किया गया है, जिससे कि यहां पर एक बार फिर से जो ये वाइल्ड बफेलोज हैं इनकी पॉपुलेशन को एक रिवाइवल दिया जा सके, ठीक है। अब यहां पर देखने वाली बात है कि बरनावपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की फीचर्स क्या है। सबसे बड़ी बात, इसमें एक रिवर फ्लो होती है बरनावपारा में, एक का नाम है बालमेडी, एक का नाम है जोंक, और महानदी मेन रिवर है जो ऑलरेडी हम प्रीवियस आर्टिकल में इसका नेटवर्क देख चुके हैं। फ्लोरा की बात करें, टीक है, साल है, ये मिल ही जाता है। और यहां पर मिलने वाले फोनास की बात करो तो स्लोथ बियर हमने ऑलरेडी कवर किया है अच्छे से। स्लोथ बियर जो मदारी वाला भालू है उसकी बात हो रही है, ठीक है। वाइल्ड बोर यहाँ पे मिल जाएंगे, जंगली सुअर, और चीतल एक तरीके का हिरण, ठीक है, ये भी यहां पर देखने को मिल जाता है। वाइल्ड बफेलो की बात करें तो इसका अपीयरेंस कुछ ऐसा होता है, देख सकते हो आप किस तरीके से इनके सींग देखो कितने गजब के होते हैं, है ना। तो वाइल्ड बफेलो को वैसे साइंटिफिकली बोला जाता है बुबालुस अर्नी, ओके। तो ये रहना कहां पसंद करता है भाई, सीधी बात है, जहां पर जंगल अच्छे खासे, और जंगल के लिए चाहिए पानी। इसका मतलब आसपास में दलदल भी होना चाहिए। आप देख सकते हो दलदल सूख करके किस तरीके से पपड़ियां बना दी, ऐसे थोड़ा सा नोटिस करने वाली बातें होती है। तो इनको स्वैम्पी एरिया बड़ा पसंद आता है, दलदल वाला, जहां पर पानी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। इनका रंग काला है तो गर्मी में भी ना तपे, तो थोड़ा सा इनको रिलैक्स मिल जाए, तो पानी आसपास में प्रेजेंट हो, इनकी रिक्वायरमेंट ये रहती है। पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया में जितनी वाइल्ड बफेलोज है उनमें 90% से ज्यादा तो केवल इंडिया में है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल होने के बावजूद भी इसकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन कर रही है। और ज्यादातर आज के समय में इस वाइल्ड बफेलो की पॉपुलेशन कन्फाइंड कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो इस वजह से वहां से रिलोकेट करके और फिर छत्तीसगढ़ में अब इनको लाया जा रहा है। हमारे यहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल फर्स्ट में इसको डाला हुआ है, दैट मींस हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसको दी जा रही है। और साथ में IUCN में भी एंडेंजर्ड बोला जा रहा है, कि इसका मतलब यह है कि पिछले 10 सालों में बहुत हद तक इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो ऐसे में प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए इस तरीके से रीलोकेट भी करना पड़ता है, जैसे कि एशियन लायंस की हमने बात किया, एशियाटिक लायंस की हमने बात की। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आपका आता है सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहली बात, ये स्टेट कौन सा है। देखो यूपीएससी कई बार बड़े स्ट्रेट क्वेश्चन पूछती है कि न्यूज में कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है, बड़ा नया सा नाम है, तो उससे पूछ लेती है हाँ भाई रिसेंटली ये न्यूज में था, बताइए किस स्टेट से रिलेटेड है। एक तो ऐसा क्वेश्चन, और एक ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर कंजर्वेशन प्लान या फिर कहो कि प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड 5-10 स्टेटमेंट्स को मिला करके 3-4 लाइनों का बड़ा सा पैराग्राफ, जिसमें हो सकता है कि एक या दो चीजें आपको पता हो, बाकी पता नहीं कहां से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर के आता है, और फिर आपको आंसर टिक लगाना होता है। तो ऐसे में भैया थोड़ा सा कहते हैं ना कि कान खड़े करके फिर पढ़ाई किया करें आप, ओके। सो द पॉइंट इज सतकोशिया गॉर्ज, या फिर आप कह सकते हो ये महानदी रिवर है ना, महानदी रिवर अभी हमने बात की थी, महानदी रिवर के आसपास की ज्यादा बातें चल रही है, देखो ये है ना। तो उसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रेच आता है, छोटा सा पोर्शन आता है जो कि एक नैरो गॉर्ज है। गॉर्ज का मतलब एक तरीके से ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें
दो तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियां और नीचे से नदी फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है, इस तरीके की अपीयरेंस है, तो उसको सतकोशिया गॉर्ज भी बोल दिया जाता है। तो हो क्या रहा है वहां पर बेसिकली, क्यों ये न्यूज में आई है वो जानते हैं। होता क्या है कि सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है, वहां पर एलिफेंट्स की पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन कर रही है। अब पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन कर रही है, देखो एक तो सबसे बड़ा कारण हैबिटाट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। एलिफेंट्स को देखो मूव करने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। अब वो जब क्रॉस करता है, कोई लंबी दूरी पे जाता है और बीच में कोई रेलवे ट्रैक आ गई या फिर कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो इसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो है एनिमल्स की, एलिफेंट्स की, वो डिक्लाइन कर रही है, इसलिए ये न्यूज में है। अब देखो सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो मोटी मोटी बात यह है कि ये सतकोशिया गॉर्ज सेंचुरी के नाम से भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है ना, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। और ये सतकोशिया नाम कहां से आया है, ये रिवर महानदी है ना, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसी का एक नैरो स्ट्रेच आता है, छोटा सा एक बड़ा सा लंबा सा एरिया आता है, उस एरिया को सतकोश बोल दिया था, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया। अच्छा, सतकोशिया जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसको टाइगर रिजर्व के तौर पे भी 2007 में डिक्लेयर कर दिया था, जिसमें दो पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरियाज को इंक्लूड किया हुआ है। एक तो सतकोशिया गॉर्ज सेंचुरी, एक है आपका बाईसिपाली सेंचुरी। बाईसिपाली सेंचुरी और सतकोशिया गॉर्ज सेंचुरी को मिला करके आप किसमें इंक्लूड करके रखते हो, टाइगर कंजर्वेशन या टाइगर आपका जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो इंप्लीमेंट वहां पे हो रहा है सतकोशिया टाइगर रिजर्व में। इसका मतलब यहां पर टाइगर्स की पॉपुलेशन को भी कहीं ना कहीं कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है। ध्यान रखें, यहां पर 2-3 नाम आ गए हैं, इसका मतलब अब यहां पर यह भी ध्यान होना चाहिए कि रिसेंटली बाईसिपाली सेंचुरी न्यूज में थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी। आप बताइए कौन से स्टेट में है, किस स्टेट में लोकेटेड है, तो आपको यहां पर सीधा इन्हीं चीजों को मोटा मोटा पकड़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर फोना कौन कौन से मिलते हैं, स्लोथ, पियर, गौर, सांबर, हिरणों की अलग अलग वैरायटी मिल जाती है। अब यहाँ पर ये लंबी लिस्ट है 18 की, जिसमें आपको नेशनल पार्क्स भी मिल जाएंगे उड़ीसा के और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी मिल जाएंगी, तो इनको आपको थोड़ा सा और ध्यान से देख लेना है। बट यस, जो न्यूज में है वो तो हमें ध्यान होना ही चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिए। देखो बाईसिपल्ली सेंचुरी और सतकोशिया, ये दोनों के दोनों 9-10 आपका यहां पर लोकेटेड है, ठीक है, मोर और लेस सेंट्रल उड़ीसा हो गया ये। और अंगुल करके डिस्ट्रिक्ट है एक, और आपका नयादर और अंगुल इस वाले एरिया में, और इधर ये नाम समझ में नहीं आ रहे, थोड़ा सा अपने ब्लर है। खैर मोटी मोटी बात है, सेंट्रल आपका उड़ीसा में लोकेटेड है ये, ध्यान रख लेना भाई। ये आपका टाइगर रिजर्व के नाम से भी कंसिडर्ड है, 9th और 10th दोनों को मिला करके। इसके अलावा सिमलीपाल की बात कर लो, भीतरकनिका की बात कर लो, गहीरमाथा की बात कर लो, ये सारे के सारे उड़ीसा में ही लोकेटेड है। ओके, तो ध्यान से देख लेना भाई, ये लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका कलसा बंदूरी प्रोजेक्ट। ये देखो डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट है, बेसिकली एक रिवर है जिसका नाम है महादेई रिवर। अब वो रिवर का ओरिजिन तो कहां से है देख लेते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क आप समझेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा। ध्यान से अगर देखें तो इधर है कर्नाटका, इधर आ गया महाराष्ट्र, और इधर आ गया गोवा, और इधर आ जाता है आपका अरेबियन सी, ठीक है। ये मैप आपका क्लियर होना चाहिए। अब ये जो महादेई रिवर है ना, इसका ओरिजिन कहां हो रहा है, इसका ओरिजिन होता है कर्नाटका से। और फिर अब ओरिजिन का मतलब आप समझते हैं कि कोई भी रिवर बनती है तो बहुत सारे नदी नाले, छोटी बड़ी स्ट्रीम्स एंड नालाज मिलकर के फिर एक बड़ी स्ट्रीम, बड़ी रिवर बनाते हैं। तो हो क्या रहा है यहां पर कि दो इंपॉर्टेंट बड़ी स्ट्रीम्स हैं, उन स्ट्रीम्स का ओरिजिन तो है कर्नाटका में, पर वो पानी ला करके डालती है महादेई रिवर में। और महादेई रिवर जो है वो गोवा के लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, एक तरीके से लाइफ लाइन का काम करती है गोवा के लिए। अब कर्नाटका क्या प्लान कर रहा है कि महादेई रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज या फिर दो मेन स्ट्रीम्स है, एक का नाम है बंडोरा नाला और एक का नाम है कलसा नाला। यहां पर बोला है हम डैम बनाएंगे, और इन डैम्स के बेसिस पर जो पानी हमारे पास आएगा उस पानी को बोला हमारे लोकल्स को सप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे एरिया में पर्टिकुलरली बेलगावी, धारवाड़, बागलकोट और गड़क, ठीक है, इन एरियाज में बोला हमारे सूखा पड़ रहा है, हमें चाहिए पानी। अब आप खुद समझ गए होंगे कि अगर ये डैम्स बन गए भैया तो सीधी बात है महादेई रिवर में पानी की सप्लाई रुक गई। पानी अगर रुकेगा तो गोवा को प्रॉब्लम आएगी कि नहीं, इसलिए गोवा कर्नाटका में ये एक डिस्प्यूट जबरदस्त लेवल पे चलता रहता है। ध्यान से समझे इस बात को, ठीक है। तो कलसा नाला जो है वो तो मोर और लेस इधर वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप नोटिस करोगे तो ये मैप वाला वही पोर्शन है, इधर ये महाराष्ट्र आ गया ऊपर वाला पोर्शन, तो ठीक है, ये गोवा वाला एरिया आ गया इधर, और इधर आपका ये कर्नाटका है।
तो ये कर्नाटका ने जिस एरिया को 3 तरफ से घेरा हुआ है, यहां पर देखिए हम पर्टिकुलरली इस रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इधर कर्नाटका, इधर कर्नाटका, इधर कर्नाटका, बीच में गोवा, और महादेवी रिवर इस तरीके से यूं फ्लो करके फिर अरेबियन सी में जाके गिरती है। तो पॉइंट यहां पर क्या आ रहा है कि कर्नाटका अपने लोगों को पानी देने के चक्कर में यहां पर बना रहा है बैराज, डैम्स, और उसके चलते फिर गोवा आ रहा है टेंशन में। और यही बात है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो न्यूज में अभी आ रहा है। ध्यान से देख लेना भैया, गड़बड़ बिल्कुल भी ना हो। ये देखो मालप्रभा रिवर है, ये कृष्णा रिवर में मोर और लेस जाकर के गिर जाती है, ठीक है, वो एक अलग है। अपने यहां पर अभी कंटेक्स्ट जो चल रहा है दैट इज महादेवी रिवर। महादेवी रिवर का ओरिजिन यहां से कंसिडर किया जाता है। इस एरिया को जहां से इसका ओरिजिन कंसिडर हो रहा है, इसको बोलते हैं भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है, गोवा बॉर्डर के पास में। ध्यान से देख लेना आप, ठीक है, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसीलिए ये न्यूज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है जी। ध्यान रखें इस बात का। मेन जो पॉइंट्स थे वो हमने यहां पर कवर कर लिए। जो भी चीजें थी, कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, मैप्स को आप बिल्कुल भी गड़बड़ ना करें, एक अच्छे से पढ़ें, है ना, हमेशा कोशिश करें। यहां पर आप देख सकते हो बेलगावी इधर आ गया, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है ना। महाराष्ट्र भी तो क्लेम करता है ना, जब भी सरकार बदलती है या चुनावी मामला आता है, बोले बेलगांव को हम ले लेंगे, वो बेलगांव बोलते हैं, कर्नाटका वाले बेलगावी बोलते हैं। इस तरीके से डिस्प्यूट चलता रहता है। हुबाली ये भी कर्नाटका में आ गया, धारवाड़ ये भी आ गया कर्नाटका में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस एरिया में सूखा पड़ रहा है ना, उसकी प्रॉब्लम है ये। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट कुछ एफर्ट्स करना चाह रही है, बट पॉइंट इज कि ये इंटर स्टेट पानी है ना, तो उसको रोकना कहीं ना कहीं ट्रिकी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए जी, नेक्स्ट, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो टाइगर रिजर्व है ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। यहां पर इस मैप पे आप ध्यान दो, जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूं, इस पॉइंट को देखो आप। एक तरफ तो है अमराबाद जो कि तेलंगाना में है, ध्यान से देखना, तेलंगाना में, और एक तरफ है बॉर्डर की दूसरी तरफ नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये है आंध्र प्रदेश में। तो ये आंध्र प्रदेश का इकलौता टाइगर रिजर्व है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ की, ठीक है जी। अब इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। देखो जी, ये आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये मैप है ना, ये मैप आपके सामने बार बार आता रहेगा जब भी टाइगर रिजर्व की बात आएगी, है ना। तो आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लेकर के आप इस मैप को ध्यान से देखें कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स लोकेटेड हैं, ठीक है। ज्यादा भी नहीं तो अपने खुद के स्टेट के बारे में तो पता करो, अपने पड़ोसियों के बारे में पता करो, और दिन की दो तीन टाइगर रिजर्व्स की या एलिफेंट रिजर्व्स की इनकी बात करते रहो, डिस्कशन करते रहो, दिमाग में सेट हो जाएगी चीजें। और जब प्रैक्टिस करोगे ना, टेस्ट सीरीज लगानी स्टार्ट कर दो, ज्यादा डिले मत करो आप लोग, ठीक है। जितनी अच्छी प्रिपरेशन अभी करोगे उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, ठीक है जी। चलो, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ठीक है, और तेलंगाना बॉर्डर के साथ में तो मैंने बताई दिया ऑलरेडी, अमराबाद वाले एरिया से कनेक्टेड है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये एरिया कौन सा है, ये ईस्टर्न घाट वाला एरिया है, जहां पर आपको महेंद्रगिरी, नल्ला मल्ला, पेलीकोंडा, ये कई आपकी माउंटेनस रेंज है ईस्टर्न घाट में। उन्हीं में से नल्ला मल्ला वाला जो एरिया ना, वहां पर ये इसकी लोकेशन आप देख सकते हो। अच्छा, एरिया ईस्टर्न घाट है, साथ में आप देखोगे कि इस एरिया में आपको क्लाइमेट कैसे मिलेगी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ में है, इक्वेटर से और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, तो सीधी बात है कि यहां पर आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगी। बट यस, ये रेन शेडो रीजन में है, क्योंकि वेस्टर्न घाट के इधर लोकेटेड है ना, इसलिए इधर रेनफॉल इतना नहीं आता, तो ड्राई क्लाइमेट आपको यहां पर मिल जाएगी। अब ड्राई है तो सीधी बात, अब पेड़ पौधे कैसे मिलेंगे, डेसिड्यूअस, मॉइस्ट भी मिलेंगे, मॉइस्ट डेसिड्यूअस, इसका मतलब नमी भी चाहिए, और नमी की कमी आते ही पतझड़ आ जाएगी, तो पत्ते झड़ने वाले भी यहां पर पेड़ पौधे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बैम्बू या फिर कुछ ग्रासेस भी यहां पर मिल जाती हैं। अच्छा, ये जो एरिया है, इस एरिया से आपको कृष्णा रिवर फ्लो होती हुई भी दिख जाती है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एरिया बहुत ज्यादा फेमस है। कैसे कि इस एरिया में एक कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है चेचू, जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हैं। इसका मतलब वो ट्राइबल ग्रुप्स जिनको बहुत ज्यादा अटेंशन, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उस कैटेगरी में चेचूज आते हैं। और उन लोगों को अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए ऑल्टरनेटिव भी प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, कि यहां पर लोग आए, टूरिज्म का भी लुत्फ उठाएं, और यहां पर रहने वाले ट्राइबल्स को भी जॉब प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये ध्यान रख लें। और आज क्या नाम है, नेक्स्ट अपना आ जाता है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहले एक बार हम मैप देखेंगे, फिर इसके बाद में आर्टिकल पे आएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देखो मध्य प्रदेश के गिने चुने उन एरियाज में से, उन प्रोटेक्टेड एरियाज में से, जहां पर
चीता मतलब जमीन पर दौड़ने वाला सबसे तेज मैमल, ओके, उसकी रिलोकेशन जो की जा रही है प्रोजेक्ट चीता के तहत, जिसमें अफ्रीका के 2 कंट्रीज नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से चीतास को लाकर के इंडिया में रिलोकेट किया जा रहा है। उनमें से नंबर 2 पर है ये, ठीक है जी। नाम ध्यान रखें, एक तो नौरादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है कूनो नेशनल पार्क, एक है गांधी सागर नेशनल पार्क, और एक है जामनगर, आपका जो आप कह सकते हो जामनगर वाले एरिया में, गुजरात वाले एरिया में आपका वो जू पार्क है, वहां पर भी चीतास को लाने की बात हो रही है। सो द पॉइंट इज कि यहां पर अभी गांधी सागर नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि यहां पर चीतास की इंट्रोडक्शन में ये नंबर 2 पे आ रही है, ठीक है जी। नौरादेई में ऑलरेडी हो चुका है, कूनो का पहले प्लान था, बट यस आइडेंटिफाइड एरिया है। अब देखो हमारे यहां पर जो चीतास मिलते थे ना, जो कि मोर और लेस हमारे देश में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो चीताज है अफ्रीका से लाने वाले। हमारे तो कौन से थे, एशियाटिक। अब सवाल ये कि एशियाटिक चीता क्या कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुके हैं? देखो इंडिया से तो देखो डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे लगभग 2-4 सालों में ही बोल दिया था, बोले हमारे यहां तो एशियाटिक चीताज हैं वो खत्म हो चुके हैं, बट अभी भी इनकी प्रेजेंस ईरान में देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि 12 के लगभग एशियाटिक चीताज अभी ईरान में, जिनमें 9 तो मेल है और 3 फीमेल है। अब आप देख लो कि ये कितना ज्यादा खतरे में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। 90% से भी ज्यादा इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर चुकी है, हाईएस्ट लेवल कंजर्वेशन की इनकी रिक्वायरमेंट है। अब सवाल यह कि हमारे यहां पर क्या हम एशियाटिक ला रहे हैं या अफ्रीकन? जी अफ्रीकन ला रहे हैं। ध्यान रखें, अफ्रीकन की साइज और एशियाटिक की साइज दोनों में थोड़ा सा आप कंपैरिजन करिए। अफ्रीकन वाला थोड़ा सा स्ट्रांग लगेगा आपको, बड़ा भी लगेगा, और ये लंबा लगेगा आपको। एशियाटिक है उसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा आपको दिखेगी, ठीक है। इसकी कलर में आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे जो एशियाटिक लाइन मिलता था, इंडिया की बात करें, जो कि अब ईरान वाले एरिया में थोड़े बहुत कन्फाइंड है, तो उसका कलर थोड़ा सा लाइटर है, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क येलोइश में चला जाता है। स्पॉट्स आपको मोर और लेस सर्कल से दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हमारे लिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ये जनरल बातें होती है ना, बाकी तो मोटी मोटी तो आप देख सकते हो। साइंटिफिक नेम में अफ्रीकन का नाम तो क्या आ जाता है, एक्इनोनिक्स जुबाटुस, ओके। इधर देखोगे एशियाटिक में एक्इनोनिक्स जुबाटुस वेनाटिकस, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो ये तो देखो अफ्रीका के अक्रॉस फैला हुआ है, और ये जो एशियाटिक है ये ईरान में बचा हुआ है। साइज की बात करें तो अफ्रीकन थोड़ा बड़ा होता है, ये हमारे वाला थोड़ा छोटा होता है, जो कि हमारे यहाँ पर है ही नहीं, जबकि हम खुश हो रहे हैं हमारे वाला बोल करके, ठीक है। स्किन की बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अच्छा, अफ्रीकन जो है वो वल्नरेबल है, इसका मतलब इतना ज्यादा खतरा नहीं है हमारे वाले को। तो हमारे वाला अगेन वही बात मैं बोल रहा हूं, और भाई जो एशियाटिक है ना उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसकी बात हम करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसके प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर हमारे यहां पर अभी लाया किसको जा रहा है, अफ्रीकन चीतास को। सवाल ये कहां से लाया जा रहा है, ये अफ्रीका के 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज, एक तो साउथ अफ्रीका, एक का नाम है नामीबिया, जो कि साउथ सदर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, ठीक है जी। अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो गांधी सागर जैसे नाम आ रहा है ना, तो गांधी सागर बेसिकली चंबल रिवर के अक्रॉस बनाया हुआ डैम है, जो कि मध्य प्रदेश वाली साइड में लोकेटेड है। क्योंकि चंबल रिवर जैसे ही राजस्थान में एंटर होती है तो उसके पहले ही डैम बनाया हुआ है गांधी सागर, और उसी के आसपास के वाइल्ड एरिया को आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली मध्य प्रदेश में है और लोकेटेड है राजस्थान बॉर्डर के पास में। यहां पर वेजिटेशन थोड़ी कम है। अब सीधी बात है, चीता है, दौड़ेगा जबरदस्त स्पीड से, तो सीधी बात है खाली जगह चाहिए इनको। घास वाले मैदान ठीक लगते हैं, बिल्कुल घने जंगल में सर्वाइव नहीं कर सकते, और इनको स्पीड से दौड़ना है, तो ऐसे में खाली जगह होनी चाहिए। तो स्पार्स वेजिटेशन वाला एरिया यहां पर प्रेजेंट है, तो आइडियल सिचुएशन है रिवर चंबल के आसपास में। इसके अलावा यहां पर पेड़ों की बात करें, खैर, सलाई, धावड़ा, तेंदू, पलास, ये कुछ प्लांट्स भी यहां पर मिल जाएंगे। और यहां पर चिंकारा, नीलगाय, स्पॉटेड डियर, ये इनके खाने की व्यवस्था के लिए बढ़िया अरेंजमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा यहां पर लेपर्ड भी मिल जाते हैं, इंडियन लेपर्ड, स्ट्रिप्ड हाइना, जैकल, दैट मींस वो लकड़बग्गे, और वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। कहां पर, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें। अब चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट की भी थोड़ी बात कर ही लेते हैं जब आई गया तो। देखो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम है ना, ये बेसिकली कमेंस मतलब इंप्लीमेंट होने लगा सितंबर 2022 से, जिसमें हमारे देश में जो एक्सटिंक्टेड चीता है, जिनको 1952 में डिक्लेयर कर दिया था कि एशियाटिक चीता इंडिया में बिल्कुल खत्म हो चुके, एक्सटिंक्ट का मतलब लुप्त हो चुके हैं, ठीक है, तो उनको यहां पर रिवाइवल देना है। बट अब अभी रिवाइवल किसके लिए हो रहा है, अफ्रीकन चीताज के लिए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में देखो
साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से चीतास को कूनो नेशनल पार्क में ट्रांसलोकेट किया गया। ठीक है, मैंने आपको नौरादेही बोल दिया, नौरादेही था प्रोग्राम में, है वैसे भी, बट यस कूनो में पहले कर दिया, अब अभी चलेगा नेक्स्ट जो है वो गांधी सागर वाले में टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? ये देखो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, और मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और साथ में एक्सपर्ट ग्रुप फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। सीधी बात है कि एरिया अगर चेंज होगा तो यहां पर इनके काम पर भी इनके फोकस करना होगा, रिप्रोडक्शन पर, इन पे। वैसे देखा जाए तो रिसेंट टाइम में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी निकल के आई है कि चीताज को लेकर के आ गए, मर रहे हैं, पर एक चीज देखी जाए ना तो धीरे धीरे जब टाइम आएगा ना तब ये सेटल करते चले जाएंगे, ये पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएगी। और ये जो प्रेजेंस है ना चीताज की, ये कहीं ना कहीं हमारे आसपास के एरिया को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, ये जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो कॉन्सेप्ट हमने देखा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि आप टाइगर की बात करते हो, जैसे टाइगर रिजर्व आपने डिक्लेयर कर दिया, तो अब आप क्या करोगे, उस एरिया को बिल्कुल प्रोटेक्शन दोगे टाइगर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक एरिया को, अगर एक पर्टिकुलर स्पीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया, तो आप मान के चलो कि उस एरिया में रहने वाले दूसरे एनिमल्स, फ्लोरा, फौना सब प्रोटेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। वो असली जो राड है, असली जड़ है, वो तो ह्यूमन इंटरवेंशन है ना। तो अगर टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन को आप रोक रहे हो तो सीधी बात है बाकी भी ऑटोमेटिकली बच जाएंगे ना, या चीता की प्रोटेक्शन के लिए आप कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली बच जाएंगे, राइट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम हो रहा है, दैट इज लोकेटेड इन राजस्थान, भैंसरोडगढ़। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। झालावाड़ वाले एरिया में लोकेटेड है भैंसरोडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा जू है जामनगर गुजरात में, वहां पर भी इनकी रिलोकेशन की बात चल रही है, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि पोर्शन में इतना। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेट्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बेसिकली अभी रिसेंट टाइम में क्या होता है कि एक ब्लैक पैंथर को गोवा में रेस्क्यू किया जाता है, वो थोड़ा सा इस तरीके भटक गया अपने एरिया से, ओके, तो उसको रेस्क्यू करके और फिर उसके बाद में ये डिसाइड किया कि उस ब्लैक पैंथर को रिलीज कर दिया जाएगा नेट्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो इस वजह से ये न्यूज में था, ओके। तो ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नेट्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है, नियर बाई दूसरा कोई और प्रोटेक्टेड एरिया है तो वो जानेंगे, प्लस रिवर्स कौन कौन सी है। लोकेशन आप देख सकते हो, गोवा में एक डिस्ट्रिक्ट है संगवम, ठीक है, संगवम एरिया, वहां पर ये नेट्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, जो कि ग्रीन एरिया में आपको हाईलाइटेड दिखाई दे रहा होगा। प्लस इसके आसपास में साउथ की तरफ तो कोटिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जबकि आप देखोगे कि थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखोगे इसके, ठीक है, नेट्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नॉर्थ ईस्ट में तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी लोकेटेड है, और इससे ही थोड़ा सा और साउथ की तरफ देखोगे तो मोलेम नेशनल पार्क भी लोकेटेड है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर ही महादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी लोकेटेड है, ठीक है। और गोवा में एक इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है, दैट इज डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो ये चीजें आपको ध्यान रख लेनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यहां पर साइट्स लोकेटेड है। प्लस आपको ध्यान रख लेना है कि ये जो नेट्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इससे एक इंपॉर्टेंट रिवर का ओरिजिन होता है, जो कि जुआरी रिवर, गोवा की इंपॉर्टेंट रिवर है जुआरी, उसकी ट्रिब्यूटरी है, रिवर का नाम है नेट्रा वैली, ठीक है। नेट्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ही नेट्रा वैली रिवर का ओरिजिन होता है, जो कि जुआरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी हमें थोड़ी समझनी जरूरी थी। अब देखो, नेट्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड कौन से एरिया में है, गोवा के साउथ ईस्टर्न रीजन में, सेंगुएम रीजन में, ठीक है, बता दिया आपको। दूसरी चीज, यहां पर नेट्रा वैली रिवर ओरिजिनेट होती है, जो कि जुआरी की ट्रिब्यूटरी है। तीसरी, फ्लोरा की बात करें, यहां पर जो प्लांट्स एंड आप कह सकते हो शर्ब्स की बात करें, तो यहां पर डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे, दैट मीन्स मतलब पतझड़ी वन है वो मिलते हैं, और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसका मतलब कि कहते हैं ना कि पूरे साल आपको मोर और लेस हरा भरा पेड़ मिल जाएगा, बट यस कोई एक पर्टिकुलर सीजन आता है जिस टाइम पर उसके पत्ते झड़ जाते हैं, तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी यहां पर देखने को मिल जाते हैं। फोनास की अगर बात करो तो यहां पर आपको इंडियन गौर, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, बार्किंग डियर ये मिल जाएंगे, मतलब डियर की डिफरेंट स्पीसीज यहां पर मिल जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट यहां का ज्योग्राफिकल फीचर है कि सावरी और मैनापी, ठीक है, सावरी और मैनापी नाम से दो वाटरफॉल्स भी इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोकेटेड है। इसके अलावा भगवान महावीर वाला तो बता दिया नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, और कोटिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको अच्छे से देख लेना, बाकी जो एरियाज हैं वो हमने हाईलाइट कर ही दिए। अब देखो, बात है ब्लैक पैंथर की, तो ब्लैक पैंथर बेसिकली इस तरीके से दिखते हैं, एकदम काले होते हैं, और ये पैंथर बेसिकली होते क्या है, आपने लेपर्ड देखा होगा, ठीक है, जिनके डॉट्स होते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है, पैचेस बने रहते हैं, तो आप देखोगे कि जब
स्किन में एक कह सकते हैं ना डार्क कलर देने का जो हमारे एक कहते हैं ना पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में, या नॉर्मली हर किसी लिविंग एनिमल की बात कर सकते हो, तो उसकी बॉडी में जो मेलेनिन होता है ना, मेलेनिन नाम से डार्क कलर देने वाला पिगमेंट होता है, अगर वो ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है, अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली कलर जो है स्किन का या फिर हेयर का ब्लैक पड़ जाता है। तो ऐसे में जो लेपर्ड होता है ना, उनका कलर बिल्कुल ब्लैक पड़ जाता है, उन्हीं को ब्लैक या ब्लैक पैंथर बोल दिया जाता है। और यही अगर आप अमेरिकाज में चले जाओगे, नॉर्थ साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, तो वहां पर आपको जेगुआर में देखने को मिल जाएगा। जेगुआर भी एक तरीके की ब्लैक कैट्स में से एक है। ओके, उसमें भी क्या होता है, मेलेनिन की क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है ना, तो वो जेगुआर भी कलर कैसा ले लेता है, ब्लैक, उसको भी उधर ब्लैक पैंथर ही बोल दिया जाता है। बट हमारे यहां पर जो ब्लैक पैंथर मिलते हैं वो लेपर्ड ही होता है बेसिकली, जिनका मेलेनिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिवेटेड रहता है या फिर क्वांटिटी बढ़ी हुई रहती है। नॉर्मल देखा जाए तो ये बहुत ही शाई होते हैं, देखने में बहुत कम दिखते हैं, और घने जंगल होते हैं ना, डेंस फॉरेस्ट, वहां पर इनकी प्रेजेंस ज्यादा देखने को मिलती है। अगर इसके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात की जाए तो IUCN की तो देखो रेड लिस्ट में ये आता है वल्नरेबल में, इसका मतलब खतरा बना हुआ है, प्रोटेक्शन की जरूरत है। साइट्स की बात करें, अपेंडिक्स फर्स्ट में है, इसका मतलब ट्रेड को बहुत ज्यादा रेगुलेट किया जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में अगर बात की जाए तो। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल फर्स्ट में है, इसका मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया हुआ है इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ठीक है, तो आपको ध्यान रख लेना, ब्लैक पैंथर और हमारे लिए नोट्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है बुरा छपरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे इंपॉर्टेंट तो है इसकी लोकेशन। देखो, ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ना, ये असम को लगभग कंप्लीट ट्रेवर्स करके फिर बाद में बांग्लादेश में एंटर होती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा के ही सदर्न बैंक की, साउथ बैंक की बात करो तो यहां पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, पास में दोनों के दोनों जो है ना, वो इसके ब्रह्मपुत्रा के साउथ बैंक पर लोकेट है। ये तो काजीरंगा नेशनल पार्क, और इसी से थोड़ा सा और आगे जाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा लौखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये जो लौखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, दैट इज बुरा छपरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, इसी के इको सेंसिटिव या आप कह सकते हो इकोसिस्टम का पार्ट हो जाते हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है। एक का नाम हम बोल रहे हैं लोखोवा और एक का नाम हो गया बुरा छपरी। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के साउथ बैंक की तरफ ये लोकेटेड है। सो द पॉइंट इज कि यहां पर ये न्यूज में क्यों आया। देखो, अभी क्या होता है कि असम सरकार जो है वो ये प्लान कर रही है कि एक तरफ तो औरंग आपका नेशनल पार्क है, ठीक है, औरंग यहां पर आप देख सकते हो, ये रहा ब्रह्मपुत्रा की नॉर्दर्न बैंक पे लोकेटेड है, और दूसरा आपका हो गया बुरा छपरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। तो इसमें क्या प्लान किया जा रहा है कि एक लंबा जो है एक ट्रेडिशनल वाइल्ड पाथ हुआ करता था। कहने का मतलब हो गया कि आप देखो कि यहां से एक पूरा ये बेल्ट क्रिएट हो रहा है जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर नेशनल पार्क्स लोकेटेड है, जिसमें पर्टिकुलरली काजीरंगा की बात कर लो, लोखोवा और बुरा छपरी की बात कर लो, और इधर औरंग की बात कर लो। ये मोर और लेस ज्यादा दूरी पर डिस्टेंस में लोकेटेड नहीं है। तो बोले एक पूरा कॉरिडोर या वाइल्ड पाथ जो है, इसको इस पे काम किया जाए, इसको ओपन किया जाए। इससे क्या होगा कि एनिमल्स को आने जाने में बड़ी सुविधा हो पाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट जो है असम की, वो इस पे काम कर रही है। बुरा छपरी बेसिकली, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डिस्ट्रिक्ट जो है इसका नाम है सोनीतपुर। लोकेटेड कहां पर है, ब्रह्मपुत्रा की सदर्न बैंक पे, और नॉर्थ में किसके है, लोखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नॉर्थ में लोकेटेड है। इसके अलावा लोखोवा बुरा छपरी इकोसिस्टम जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क का ही पार्ट आ जाता है। ध्यान रख, नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व का। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है हमें कि जब टाइगर रिजर्व की बात करते हैं कभी हम नेशनल पार्क की बात करते हैं, कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं। ये आपने भी नोटिस किया होगा, बार बार हम इस चीज को नोटिस कर रहे हैं। तो टाइगर रिजर्व जो होता है ना, इसका मतलब तो हो गया वो पर्टिकुलर एरिया जहां पर टाइगर्स रोम करते हैं, घूमते हैं। तो उनको कंप्लीट मिला करके, जिसमें नेशनल पार्क्स भी आ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती हैं, और इको सेंसिटिव जोन भी आ सकता है जहां पर आप ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहते, तो उसको इंक्लूड करके आप टाइगर रिजर्व बना सकते हो। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है, जिसमें नेशनल पार्क को मोर और लेस सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में छोड़ा हुआ है। ठीक है, एक छोटी सी बारीक सी चीज अगर हम समझना चाहें तो। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि टाइगर रिजर्व जो होता है ना, उनमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कंबाइन करके फिर बड़ा सा एरिया डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई ये जो एरिया है, इस एरिया में टाइगर्स का कह सकते हैं कि प्रेजेंस है और उनको प्रोटेक्शन हमें देनी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से टाइगर रिजर्व अपने आप में एक बड़ी टर्म है, ये आप समझ सकते हो यहां पे। तो कुल मिलाकर के काजीरंगा नेशनल पार्क, लोखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, और आपका ये
बुरा छपरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये मिला करके और आपका एक टाइगर रिजर्व बनाते हैं जिसको बोलते हैं काजीरंगा टाइगर रिजर्व। ठीक है, इस एरिया में बुरा छपरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें ना, तो यहां पर एक बर्ड मिलता है बंगाल फ्लोरिकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल फ्लोरिकन, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, बंगाल फ्लोरिकन बेसिकली बंगाल बस्टर्ड भी बोल दिया जाता है, मतलब एक ये अच्छी खासी हाइट का बर्ड है, ठीक है, जो कि आपको घास के मैदानों में घूमता फिरता मिल जाएगा। अच्छा, ये मिलता कहां कहां पर है? देखो, एक तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट मीन साउथ एशिया में मिल जाएगा, और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में भी आपको इसकी प्रेजेंस मिल जाएगी, जिसमें मेनली कंबोडिया और वियतनाम दो कंट्रीज मेजर आ जाते हैं। तो इस तरीके से दो पॉपुलेशन में आप डिवाइड कर सकते हो, एक तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन, एक साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन। इसमें हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उसके बाद में नेपाल से होते हुए असम तक आ जाता है। इसका मतलब आप नॉर्थ इंडिया की बात करो या नॉर्दर्न पोर्शन की बात करो तो यूपी से, फिर बिहार, नेपाल, इधर से क्रॉस करते हुए और फिर आपके असम तक इसकी पॉपुलेशन आपको एक्सपेंडेड या प्रेजेंट मिल जाएगी। इसको असम में लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है उल्लू मोरा, ध्यान रखना, उल्लू मोरा नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में भी इसकी प्रेजेंस कई बार देखने को मिल जाती है। सीधी बात है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के आसपास में जो भी और बेल्ट है, चाहे बांग्लादेश आ जाए या फिर नॉर्थ में आप अरुणाचल प्रदेश देख लो, तो वहां पर प्रेजेंस आपको मिल जाएगी। जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो इसके लिए सबसे बड़ा खतरा अभी क्या है, मैंने जैसे बताया कि ग्रासलैंड एरियाज में सर्वाइव करते हैं, तो यहां पर क्या है कि लगातार ये ग्रासलैंड्स है वो डिक्लाइन कर रही है, तो इनके हैबिटाट का लॉस हो रहा है। इस वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है ड्रास्टिकली डिक्लाइन होती हुई दिखाई दे रही है। पहले ही पॉपुलेशन कम थी, अब और कम होती हुई दिखाई दे रही है। IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बहुत ज्यादा हाईएस्ट प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट की कैटेगरी में डाल रखा है। साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में है, आप समझ सकते हो ज्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, और शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में डाला हुआ है। इसका मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, बंगाल फ्लोरिकन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगेन यही असम में लोकेटेड है, बट यस मेघालयन बॉर्डर पे लोकेटेड है। और ध्यान रखना कि ब्रह्मपुत्रा के साउथ बैंक पर ही है। अभी हमने बुरा छपरी लोखावा तो देख ही लिया, उसी से थोड़ा और आगे बढ़ोगे साउथ बैंक की तरफ ही तो आपको पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी। अच्छा, सवाल यह है कि ये क्यों न्यूज में है? अभी क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रपोजल भेजा गया है या प्रपोजल तैयार किया गया है कि पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक इको सेंसिटिव जोन के तौर पे डेवलप या डिक्लेयर कर दिया जाए। अब इको सेंसिटिव जोन क्या होती है ये हमारे लिए समझना जरूरी है। पोबितोरा तो आपको याद रह जाएगा, असम में ब्रह्मपुत्रा रिवर के सदर्न बैंक पे लोकेटेड है। देखो, इको सेंसिटिव जोन बेसिकली होता क्या है, जब कभी भी कोई भी नेशनल पार्क होता है या कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है जहां पर कि आप कुछ एनिमल्स को प्रोटेक्शन देना चाह रहे हो और उन एनिमल्स के चक्कर में आसपास का जो पूरा एरिया है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है, जिसको हम नेशनल लेवल पे अगर गवर्न करने की कोशिश करते तो नेशनल पार्क हो गया, या स्टेट लेवल पे करना चाहे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। सो द पॉइंट इज कि उस पर्टिकुलर एरिया में ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम हो, तो आप क्या करते हो कि एक एरिया जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल टाइगर्स की हम बात कर लेते हैं, तो टाइगर की पॉपुलेशन अगर किसी एरिया में बहुत ज्यादा है तो उसको तो आप डिक्लेयर कर दो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसको बना दो कोर का मतलब कि भाई यहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और उसके आसपास के एरिया में 10 किलोमीटर या उससे ज्यादा या कम थोड़ा फ्लक्चुएटेड एरिया को आप डिक्लेयर कर दो उसका क्या, बफर में क्या हो गया कि मान लो आपको कोई काम करना, मान लो आदिवासी लोग रह रहे हैं तो उनको भी तो आपको एनवायरनमेंट के साथ अटैच रहने की आपको कंटिन्यूटी रखनी है ना, तो ऐसे में आप बफर बना दो। तो क्या हो गया कि कोर एरिया में तो ह्यूमन एक्टिविटीज को मोर और लेस रेस्ट्रिक्ट कर रखा होता है और बफर एरिया में आप क्या करते हो उसको रेगुलेट कर देते हो। इससे क्या हो गया कि कोर एरिया में जो मेन कंसंट्रेशन है आपकी जो भी पर्टिकुलर स्पीसीज जिसको हम प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं उसकी आराम से कहते हैं ना कि सर्वाइवल पॉसिबल हो पाती है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। अदरवाइज वहां पे कोई ना कोई ह्यूमन इंटरवेंशन बढ़ता चला जाएगा तो हैबिटाट लॉस और अदरवाइज दूसरी कोई और स्ट्रेस के चलते वो स्पीसी सर्वाइवल के मतलब अपने आप में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है उसको, तो उसको बचाने के लिए यहां पर जरूरत होती है कि आप बफर बना दो। तो ये जो बफर वाला पोर्शन है ना यही कहीं ना कहीं इको सेंसिटिव जोन के तौर पर डिक्लेयर किया जाता है। तो पॉइंट यहां पर ये है कि इसके पूरे मैकेनिज्म को हमें समझना है। देखो, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016 का जो प्लान था उसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक प्लान तैयार किया गया। वो प्लान क्या था कि जो भी नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनके आसपास में एक बॉर्डर एरिया के आसपास में 10 किलोमीटर की रेंज का हमें एक ऐसी बाउंड्री एरिया क्रिएट कर देना है जिसमें कि
आप कह सकते हो कि जिस एरिया को हमें प्रोटेक्शन देनी है, अगर बाहर वाले पोर्शन को अगर प्रोटेक्शन दे दी तो अंदर वाला ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो ये बाहर वाला जो पोर्शन है ना, उसको ही इको सेंसिटिव जोन बोल दिया जाता है। अच्छा, ये डिक्लेरेशन किसके अंडर में होता है? ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिल सकता है। दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इसमें आप ये ध्यान रखें कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो 10 किलोमीटर की बात मैंने कही है इस आउटर लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इससे आप 10 किलोमीटर बाहर तक जा रहे हो तो वो एकदम रिजिड है। नहीं, वो फ्लेक्सिबल है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास में कितना एरिया अवेलेबल है, कितनी सेंसिटिव वो एरिया है। ठीक है, उसके हिसाब से आप 10 किलोमीटर से आगे पीछे वेरिएशन भी देखने को मिल सकता है। बट यस, अल्टीमेट टारगेट है कि स्कोर एरिया को कैसे भी प्रोटेक्शन दे, जो कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर 3 तरीके की रेगुलेशंस को अप्लाई होते हुए आप देख सकते हो। एक तो प्रोहिबिटेड, कि भैया बिल्कुल भी कोई भी कॉमर्शियल या फिर मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बिल्कुल बैन है। रेगुलेशन का मतलब होटल, रिजॉर्ट और ये थोड़े बहुत आपके अलाउ हो सकते हैं, जिससे कि लोग इको टूरिज्म के लिए जा सके, घूम फिरना चाहें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और परमिटेड है ऑर्गेनिक फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। दैट मीन्स आप वहां पर जो लोकल्स रहते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं इस इको सेंसिटिव जोन में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कैसे भी करके कोर को प्रोटेक्शन मिल जाए, उसके लिए इको सेंसिटिव जोन से वो बनाए जाते हैं। तो पॉइंट यहां पर क्या रहा है कि पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके आसपास के एरिया में इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना जरूरी है। कारण क्या है कि ये अपने आप में इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव जोन है। जैसे कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा के नॉर्दर्न बैंक और सदर्न बैंक की तरफ बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स लोकेटेड है, जिनमें कई तो टाइगर रिजर्व के तौर पे भी प्रमोटेड है। फॉर एग्जांपल काजीरंगा टाइगर रिजर्व। ठीक है जी, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, फ्लड प्लेन एरिया में लोकेटेड है, ये हमने देख लिया। दूसरा, यहां पर वन हॉर्न राइनोस भी बहुत मिलते हैं। वैसे तो काजीरंगा इसके लिए फेमस है, बट देखा जाए तो वन हॉर्न राइनोस की प्रेजेंस आपको पवितरा में भी दिख जाएगी, इसलिए इसको मिनी काजीरंगा भी बोल दिया जाता है। और यहां पर जो पवितरा वाला एरिया है ना, यहां पर आपको वेट सवाना मिलेंगे। सवाना का मतलब ऊंची ऊंची घासें, बट यस वो नमी में होने वाली घासें होती हैं। ठीक है, वो यहां पर उनकी प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग, दैट इज रणथंबोर एंड मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। ये देखो दोनों राजस्थान में लोकेटेड है। पहली चीज तो राजस्थान में जितने भी टाइगर रिजर्व है एक बार उन पे हम नजर डालते हैं। सबसे पहले अलवर में है सरिस्का टाइगर रिजर्व, सवाई माधोपुर में रणथंबोर टाइगर रिजर्व, और कोटा में और झालावाड़ बॉर्डर के आसपास में लोकेटेड है कोटा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। और इसी के पास में रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी लोकेटेड है। इनको लगभग ये एक कंटिन्यूअस मैनर में आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा बीच में ये डिस्ट्रिक्ट आता है दौसा। ठीक है, इसको छोड़ दो, बाकी अलवर से लेकर के सवाई माधोपुर और उससे लेकर के आप कोटा झालावाड़ तक पहुंच जाओ और इधर आपका आ जाता है बूंदी। इस एरिया में मोर और लेस आपको एक सिंगल स्ट्रेच दिखाई देगी जहां पर टाइगर्स रोम करते हुए दिख जाते हैं। ये वो एरिया है जहां एक तरफ तो आप देखोगे कि अरावली हिल्स की प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की तरफ से यहां पर आपको प्रेजेंस मिल जाएगी विंध्यन रेंज, विंध्याचल माउंटेन जो है उसकी प्रेजेंस। तो कुल मिलाकर के ये एरिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस एरिया में एक रिवर फ्लो होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है चंबल रिवर, जो कि आप देखोगे कि मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, एंटर होती है राजस्थान में, फिर इन्हीं एरिया से क्रॉस करती हुई और अल्टीमेटली मध्य प्रदेश राजस्थान की बॉर्डर बना करके और यूपी में आप नोटिस करोगे कि यमुना नदी जो है उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाती है। और यमुना आपको पता अल्टीमेटली गंगा में गिर ही जाती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के तौर पे इलाहाबाद वाले एरिया में। सो द पॉइंट इज कि यहां पर हमें कहीं ना कहीं ये जानना जरूरी हो जाता है कि एक्चुअल में न्यूज में क्यों है। देखो होता क्या है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अभी 3 टाइग्रेसेस को, मतलब 3 आप कह सकते हो बागनियों को रणथंबोर टाइगर रिजर्व से रिलोकेट करके कहां भेजा है, मुकुंदरा हिल्स में और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में। ध्यान रखना इनकी लोकेशन हमने अच्छे से देख ली है। रामगढ़ विषधारी थोड़ा सा यूनिक नाम आपको फील हो सकता है मे बी, तो ये हमारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुकुंदरा हिल्स, दर्रा, ये सारे राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पे लोकेटेड है। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स तो वैसे राजस्थान में गया और दर्रा वाला एरिया थोड़ा सा एक्सटेंडेड है आपके मध्य प्रदेश में भी। सो द पॉइंट इज कि यहां पर हमें रणथंबोर के बारे में थोड़ा जानना है। देखो ये राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, जो कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। इसमें अरावली और विंध्यन रेंज जो है वो मिक्स होती हैं। इसके अलावा रणथंबोर नेशनल, इसमें ये जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है ना, मैंने अभी बताया था आपको कि टाइगर रिजर्व एक बड़ी एरिया को बोलते हैं जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड
प्रोटेक्टेड एरियाज आ जाते हैं जिसमें नेशनल पार्क भी आ गए। तो ऐसे में आप रणथंभौर टाइगर रिजर्व में नोटिस करोगे तो रणथंभौर नेशनल पार्क भी आ गया, सवाई मानसिंह सेंचुरी भी आ गई, और केला देवी सेंचुरी जो कि करौली में लोकेटेड है उसके आसपास के एरिया में मिला करके और फिर बाद में रणथंभौर टाइगर रिजर्व बनाया गया है। यहां पर आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। भाई राजस्थान में है तो सीधी बात है यहां पर सूखी का तो कोई ना कोई प्रेवलेंस दिखेगा, बट ये भी फिर भी ईस्टर्न राजस्थान में लोकेट होने के चलते यहां पर आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं ऐसे एरियाज है जहां पर क्लाइमेट तो आपको ट्रॉपिकल मिलेगी और पतझड़ी आपको वन मिलेंगी, ये ध्यान रखना अपने को। और इसमें मेन है ढाक। ढाक का पेड़ होता है ना, उसको आप इस तरीके से नोटिस कर सकते हो, ठीक है, ऑरेंज कलर का इसका फ्लावर होता है, इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं, जंगल की आग, इस तरीके से नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है जी। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो टाइगर तो डेफिनेटली मिलेंगी, जैसे कि हम ऑलरेडी बात ही कर रहे हैं। इसके अलावा लेपर्ड भी मिल जाएंगे, स्ट्रिप्ड हाइना, कार्कल्स, ब्लैक बग्स, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जिसके द्वारा ये रिलोकेशन किया गया, इसकी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट मींस पर्टिकुलर लॉ है, उसके आधार पर इसको स्थापित किया गया है। अच्छा, वो लॉ कौन सा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। और ध्यान रखोगे कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो हुई थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, इसके लिए एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 2005 में। उसने रिकमेंडेशन दी कि हमें टाइगर्स की पॉपुलेशन पर ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, अदरवाइज टाइगर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी तो इकोसिस्टम बहुत ज्यादा वीक पड़ जाएगा। तो उसके लिए फिर ध्यान रखते हुए एनटीसीए को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनटीसीए को लीड कौन करता है? जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर, वो ही हेड करता है एनटीसीए को। ठीक है। और ढाक की बात ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। ये डेसिडियस ट्री है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस ट्री, ओके, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेनली दिखाई देता है और दिखने में बड़ा ब्यूटीफुल है, फ्लावर आप देख सकते हो इसको। और फिर बात आती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, दैट इज मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व अगेन कोटा में लोकेटेड है। इसमें दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज आपको पास होती हुई दिख जाएगी, एक तो जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा है दैट इज मुकुंदरा, और एक आपकी है गारगोला। ठीक है जी। इसके अलावा इस एरिया में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, अगेन इसमें बहुत सारे और इकोसिस्टम्स को मिला करके कवर किया गया होगा। तो इसमें एक तो दर्रा आ गया, एक जवाहर सागर आ गया, एक चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन तीनों को मिला करके मुकुंदरा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है। चंबल रिवर इससे होती हुई निकलती है ही। और वाइल्ड लाइफ की बात करूं तो टाइगर, हाइना, वही रिसस मकाक, आपने लाल मुंह के बंदर देखे होंगे, वो रिसस मकाक्स होता है। ठीक है जी। तो इनकी प्रेजेंस यहां पर आपको मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में देखने को मिल जाएगी। चलो जी, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की लोकेशन अच्छे से हमें देखनी है। कर्नाटका में लोकेटेड, मोर और लेस सदर्न कर्नाटका में, साउथ वेस्टर्न कर्नाटका में। अब देखो कैसे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो एरिया है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रख लेनी है, नीलगिरी बायोस्फीयर में मेजरली कौन कौन से एरियाज को इंक्लूड किया जाता है उनकी बात करें तो एक तो नागरहोल टाइगर रिजर्व आ जाता है, एक बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपका आ जाता है, एक आपका मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व आ जाता है, और एक आपकी वायनाइड सेंचुरी भी आती है जो कि साइलेंट वैली से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ लोकेटेड है। तो ये मिलाकर के और फिर आपका बन जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो आप ध्यान रखें, मेजर 4 हैं, बाकी और भी छोटे बड़े फॉरेस्ट एरियाज इसमें इंक्लूड हो जाते हैं जो कि आप यहां पर देख सकते हो नीलगिरी बायोस्फीयर में। ठीक है। पर मेजर हम बात करने वाले हैं यहां पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व की। ठीक है। ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करें, इसको थोड़ा समझे क्यों न्यूज में है। होता क्या है कि अभी रिसेंटली मैसूर आपको पता है आपको कर्नाटका की बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। तो वहां के मेयर के द्वारा बांदीपुर इको सेंसिटिव जोन में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रखे, हमने अभी देखा ना इको सेंसिटिव जोन में क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। ठीक है। रेगुलेशन प्रोहिबिटेड है कि आप वहां पर बड़े पावर प्लांट या कोई बड़ी मतलब बिल्डिंग नहीं बना सकते हो। रिजॉर्ट, होटल, ये आपके रेगुलेटेड मैनर में चल सकते हैं। तो हो क्या गया कि बांदीपुर इको सेंसिटिव जोन में कुछ लोगों ने लालच के चलते वहां पर कंस्ट्रक्शन कर दिया। उस कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने का एक तरीके से ऑर्डर दिया है मैसूर के, आप कह सकते हो कि जो कमिश्नर है रीजनल, उन्होंने। तो कुल मिलाकर के ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बांदीपुर की बात करें तो हमारे देश के जो शुरुआती तौर पर जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में जो भी एरियाज डिक्लेयर हुए थे ना, वो थे 9 में से एक था बांदीपुर। तो यहां पर टाइगर्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो ये कौन से एरिया में लोकेटेड है? कर्नाटका में।
और वैसे देखा जाए तो ज्योग्राफिकली या फिर फिजियोग्राफिकली देखा जाए तो यहां पर कौन सा माउंटेन आ जाएगा? मेनली आपका वेस्टर्न घाट। और ये वैसे ट्राई जंक्शन वाले एरिया में लोकेटेड है, जिसमें एक तरफ केरल आ गया, एक तरफ तमिलनाडु आ गया, एक तरफ आंध्र प्रदेश आ गया, सॉरी कर्नाटका आ गया, आंध्र प्रदेश का नाम निकल गया, सॉरी कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश अगेन आ रहा है, पता नहीं क्यों जबान पे सेट हो गया, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, उसके ट्राई जंक्शन पे आपको ये लोकेटेड मिल जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा यहां पर इंपॉर्टेंट 2-3 रिवर्स फ्लो होती है, नाम याद रख लेना, कबिनी, मोया और नुगु, ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स पास होती है। और ये जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, इसकी हाईएस्ट पीक का नाम याद रख लेना, हिमावाद गोपाल स्वामी बेट्टा। बेट्टा नाम जो है वो पीक के लिए लिया जाता है, साउथ इंडिया की पर्टिकुलरली बात की जाए तो। ठीक है, अब इसमें इको सेंसिटिव जोन की बात हम ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में हम कर चुके हैं, वही चीज यहां पे अटैच्ड है, आप ध्यान से देख सकते हो इसको। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आ जाता है महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने आपको बताया था कि गोवा में लोकेटेड है, हमने अभी स्टार्टिंग ही जो की थी है ना, वहीं से। तो पॉइंट यह है, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जस्ट साउथ में लोकेटेड है आपका भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और मोलेम नेशनल पार्क, दोनों के दोनों लोकेटेड है। और उसके नॉर्थ में आपका महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इसी से थोड़ा और वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी मिल जाएगी गोवा में, जो कि हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं बैक टू बैक। ठीक है जी। कंटेक्स्ट क्या है, होता क्या है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा गवर्नमेंट को यह कहा है कि महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसको अब जल्दी से जल्दी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत। इसका मतलब यहां पर टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो इसके चलते ही यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बन जाता है कि कैसे भी करके महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो भी टाइगर्स उनकी प्रोटेक्शन इंश्योर हो सके। अब ध्यान रखना कि अगर ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर होता है तो आसपास के एरिया में जो दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, उनको भी इंक्लूड किया जा सकता है, पर वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कब इसका नोटिफिकेशन फाइनल करती है। अब देखो, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ये जो बेसिकली है, ये गोवा का नॉर्दर्न इस तरफ की तरफ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नॉर्थ गोवा, वहां पर लोकेटेड है। यहां पर बंगाल टाइगर्स की प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी, और साथ में यहां पर बर्ड्स की डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। सीधी बात है, अगर डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी यहां पर लोकेटेड है, डेफिनेटली उसका इन्फ्लुएंस इधर भी देखने को मिलेगा। और वही चीज यहां पर आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल बर्ड एरिया का स्टेटस तक भी मिला हुआ है महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। फौना की बात करें तो यहां पर आपको नीलगिरी वुडन पिजन मिल जाएगा, क्रिम्सन बैग्ड सनबर्ड मिल जाएंगे, इस तरीके से यहां पर फौना। फ्लोरा की बात करें तो यहां पर देख सकते हो आप सैक्रेड ग्रूव्स देख सकते हो, क्रीपर्स देख सकते हो, एवरग्रीन स्पीसीज, अशोका का जो पेड़ होता है ना, वो यहां पर बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कर्नाटका की एक इंपॉर्टेंट रिवर महादेई, जिस रिवर है उसका ओरिजिन यहीं से होता है, उसी के नाम पर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रख दिया। अल्टीमेटली महादेई ये जो रिवर है, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस भी कर चुके हैं, तो आप देखोगे कि वो अल्टीमेटली जाकर के गिरती कहां है, अरेबियन सी में। इसके अलावा यहां पर बिग 4 कहे जाने वाले सबसे खतरनाक जहरीले सांप, 4 तरीके के सांप यहां पर देखने को मिल जाएंगे, जिनमें एक है इंडियन क्रैट, एक का नाम है रसल वाइपर, एक का नाम है सॉ स्केल वाइपर, एक का नाम है स्पेक्टेकल्ड कोबरा, इंडियन कोबरा। इनकी इमेज आप देख लो, बड़े खतरनाक है, डेफिनेटली आपने डिस्कवरी या किसी और चैनल पे देख भी लिए होंगे। ये चारों के चारों स्नेक्स जो हैं, ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक स्नेक्स है, बिग 4 इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़े साइज में होते हैं, मोटे भी होते हैं, लंबाई भी इनकी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो बिग 4 की प्रेजेंस यहां पर मिल जाती है, जो कि अपने आप में सबसे खतरनाक जहरीले सांप कंसिडर होते हैं। अब आप देखोगे कि सांपों के बारे में, सांप होता है एक तरीके से रेप्टाइल्स जो रैंक करके चलते हैं, और एक होता है मेंढक के तरीके के जो कि एम्फीबियंस होता है, पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। इनकी स्टडी करने वाले जो स्कॉलर्स होते हैं उनको बोलते हैं हर्पेटोलॉजिस्ट। हर्पेटोलॉजिस्ट का एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, कहता ना कि अटेंशन हमेशा यहां पर देखने को मिल जाएगा कि वो यहां पर रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के बारे में स्टडी करने के लिए आते रहते हैं। ठीक है, ध्यान रख ले। नेट्रावैली का हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, महादेई का मैंने वैसे भी आपको बता दिया था, इस तरफ लोकेटेड है नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट में। चलो जी नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो इसके बारे में हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है वैसे कि अचानकमार अमरकंटक, ये जो एरिया है, ये कान्हा जो आपका नेशनल पार्क है उससे नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। ठीक है जी। अब पॉइंट क्या है यहां पर कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक टाइग्रेस, मतलब एक
बागनी को चंद्रपुर में लोकेटेड एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है टडोबा, महाराष्ट्र में। वहां से अचानक मार ले जाकर के और उस टाइग्रेस को रिलोकेट किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। ध्यान रखना, महाराष्ट्र में लोकेटेड है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट और उसमें है टडोबा टाइगर रिजर्व। वहां से ले जाकर के अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइग्रेस को रिलोकेट किया गया है। तो ऐसे में दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जाने इसके बारे में। देखो, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इसको 2009 में टाइगर रिजर्व के तौर पे डिक्लेयर कर दिया था। वैसे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो 1975 में, पर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ 2009 में। ठीक है, लोकेटेड कहां पर है? छत्तीसगढ़ में आई। छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर, और मेजरली अगर ज्योग्राफी देखी जाए तो ये सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स है, मतलब पठारी एरिया है जो ऊंचा उठा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए पठारी मतलब प्लेट्यू रीजन। इसके अलावा अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर का पार्ट है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर फ्लोरा में मेन साल, बीजल, साजा, हल्दू, टीक, तिनसा, ये यहां पर प्लांट्स, बैम्बू, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। वाटर सोर्स की बात करें तो यहां से एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है मणियारी रिवर, ये याद रख लेना भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है मणियारी रिवर। ओके, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ की बात करें, टाइगर, लेपर्ड, बाइसन, फ्लाइंग स्क्विरल के भी प्रेजेंस यहां पर देखने को मिल जाती है। अब आ जाइए टडोबा। टडोबा आपको पता है कहां पर बताया मैंने अभी? चंद्रपुर, जो कि महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर लोकेटेड है। ठीक है, यहां पर भी अगर लोकेशन देखें टडोबा की तो आप यहां पर देख सकते हो टडोबा अंधेरी, ध्यान से। ठीक है, यहां पर इसकी लोकेशन आ जाती है। तो महाराष्ट्र का ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ध्यान रखें, महाराष्ट्र का ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और टडोबा अंधेरी जो टाइगर रिजर्व है, जिसमें अंधेरी वाला एरिया भी इंक्लूड हो गया, तब इसको टाइगर रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया। कब किया गया? 1993-94 में। यह महाराष्ट्र का दूसरा टाइगर रिजर्व है। सबसे पहला तो नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, बट टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये नंबर 2 पे आता है। नंबर 1 कौन सा है? मेलघाट टाइगर रिजर्व, जो कि 1973-74, इसका मतलब शुरुआत में जो 9 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुए थे ना, उनमें से एक है मेलघाट। मेलघाट कहां पर है? यहां पर आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर पे। ठीक है, पेज को इंक्लूड नहीं करना भी, ध्यान से, थोड़ा सा पेज भी आ गया साथ में, बट यस, मेलघाट, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस टीक फॉरेस्ट मिलेंगे, जो कि इसकी सदर्न लिमिट है। ये आप अपने आप में कंसीडर करके चले। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क की बात करो, देखो असम वाले एरिया में यहां पर ये मानस जो है ये भूटान बॉर्डर के पास लोकेटेड है। ठीक है जी, अगेन ब्रह्मपुत्रा के नॉर्दर्न बैंक पे लोकेटेड है। अब सवाल ये है कि ये न्यूज में क्यों? न्यूज में इसलिए है कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 2022 में ये चीज क्लियर हुई कि जो वेस्टर्न असम में मानस नेशनल पार्क है, वहां पर टाइगर्स की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसलिए यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी अगर टाइगर्स की बढ़ गई तो उनको मैनेज करना जरूरी है, उनको रीलोकेट करने की फिर व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज में है। चलो मानस टाइगर रिजर्व की बात करें तो देखो जी, बात ऐसी है, मानस नेशनल पार्क वाले एरिया में ही एरिया आ ही जाएगा। और तो टाइगर रिजर्व का एरिया मतलब थोड़ा ज्यादा होता है, उसी का पार्ट हो गया मानस नेशनल पार्क। और यहां पर 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स पास होती है, एक तो मानस रिवर और एक बेकी रिवर, जो कि मोर और लेस भूटान वाले एरिया से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर आपको ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट देखने को मिल जाएगी, जहां पर एकदम मतलब बारिश वाला जो सीजन है, जब फ्लड्स आती है मानस रिवर में या फिर उसका असर देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्रा रिवर में, वो सीजन भी अलग से दिखेगा और सूखी सीजन भी एक अलग से आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर फोना क्या मिलता है? फोना में मेजर मिलेगा आपको पिग्मी हॉग, वो छोटे जो आप देख सकते हो, हमने बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो आप देखोगे कि पिग्मी हॉग है वहां पर मिल जाएंगे। गोल्डन लंगूर, काले मुंह के बंदर जिनकी पूरी बॉडी एकदम गोल्डन जैसी होती है, कलर एकदम गोल्डन है उनके जो बाल हैं उनके। ठीक है, इसके अलावा असम रूफ टर्टल भी यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से मानस नेशनल पार्क का जैसे ही हमारा ये टॉपिक कवर होता है तो उसके साथ में आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हाईलाइटेड थे रिसेंट टाइम में न्यूज में, उनको हमने कवर किया विद मैपिंग। आई होप आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीजें यहां पर क्लियर हुई होंगी। इसी तरीके से हम आगे बनते रहेंगे, मिलते रहेंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी।